तो जेपीएससी मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम लोग पेपर 4 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये करेंट अफेयर्स बेस्ड है क्वेश्चन, जो कि जनवरी से अप्रैल महीने का रेफरेंस पीरियड आप समझ सकते हैं, उस दौरान का 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप इसको एज क्वेश्चन देख सकते हैं, एज टॉपिक देख सकते हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स में बना हुआ है जनवरी से अप्रैल 2021 यानी इस साल, तो ये उन टॉपिक्स पर आधारित है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और फिर आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सच अ कोड। समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? ऐसी संहिता को लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। ये पिछले 4-5 महीने का ही बात नहीं है, पिछला 2-3 साल का बात किया जाए तो हमेशा से ये न्यूज़ में बना हुआ रहता है, और कभी भी आप इससे क्वेश्चन जो है एक इनकाउंटर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये इसके बारे में अच्छा आर्टिकल पढ़िए। एक वीडियो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे देखने के लिए, जहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। उसको समझकर सारा डायमेंशंस क्लियर करने का कोशिश कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में। लोगों में जो थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं इन चीज़ों के बारे में, उनको भी अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है और थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस भी है कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, या फिर जिनको मालूम है उनको भी सारा डायमेंशंस नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, है ना, कि क्या क्या उसमें अलग अलग डायमेंशंस है जिसके बारे में कि आप अपना आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और फिर आंसर लिखने का भी कोशिश करेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में तो खैर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमेशा न्यूज़ में ये बना हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज सुप्रीम कोर्ट, वाई अम्बेडकर सपोर्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड करके एक आर्टिकल आया था कुछ जस्ट 2 महीने पहले, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल अबाउट। ठीक है, ये सब काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इन सबको पढ़ने का कोशिश कीजिए इंटरनेट पर, और इनसे भी आपका जो है काफ़ी जो है डेवलप होगा अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंक्लूसिव एंड वॉलंटरी अप्रोच, है ना। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस बात को लेकर डिबेट है ज़्यादा, उन सब के ऊपर आर्टिकल आया हुआ था, है ना। उसके अलावा मोस्ट रिसेंटली आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन प्ली फॉर यूनिफॉर्म लॉज ऑफ सक्सेशन, है ना। एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सक्सेशन चाहता है, तो वो उस विषय में सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस दिया था एक गवर्नमेंट को, तो उस विषय में भी ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट यही सब है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आपको रिसेंट खोजने जैसा कुछ नहीं है, इसके बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़िए, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप पूछा जा सकता है ये। ठीक है, ये वो वीडियो है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा, है ना। ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो है समान नागरिक संहिता के ऊपर। कम से कम इसका शुरू का 2 घंटा ज़रूर देखिएगा, लंबा 2 वीडियो है, बट ये जो फर्स्ट वीडियो है यूनिफॉर्म सिविल कोड मीनिंग हिस्ट्री एंड हिंदू कोड बिल कंसेप्ट टॉक बाय डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, हिंदी में ये वीडियो है ना। और इसको ज़रूर देखिएगा अगर सारा डायमेंशंस आप सचमुच में समझना चाहते हैं तो, है ना। बहुत अच्छा वीडियो है ये, और ज़रूर इसको रेफ़र कीजिएगा आप अपना कोई भी कहीं कुछ पढ़ने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, और आपके सिलेबस में आपको पता ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में है, तो यहाँ पर आपको हमेशा वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अच्छे से रेडी करेंगे, वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स इन हायर जुडिशियरी? डिस्कस द इशूज इन्वॉल्व इन द सिस्टम एंड द वे फॉरवर्ड। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए कोलेजियम प्रणाली से आप क्या समझते हैं? प्रणाली में शामिल मुद्दों और आगे के रास्ते पर चर्चा करें। तो कोलेजियम सिस्टम ये भी पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू न्यूज़ में बना हुआ है, जब से पार्लियामेंट जो है एक नया एक्ट लाया था, है ना, NJSC एक्ट। तो उसके बाद से जब से वो एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, उसके बाद से कंटिन्यू ये कोलेजियम वाला न्यूज़ जो है आता ही रहता है।
ठीक है। मोस्ट रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में है कोलेजियम वाला सिस्टम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली रिमाइंडर दे रहा है कि वो कुछ नियुक्ति जो है हाई कोर्ट का जजेस का नियुक्ति को लेकर के रिकमेंडेशन का लिस्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपे हुए, वो काफ़ी टाइम से है ना, लगभग 7-8 महीने से सौंपे हुए, 1 साल होने को आया अब। तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो उस विषय में ये न्यूज़ जो है अपीयर हुआ था मार्च में, और फिर कई बार आर्टिकल्स इस पर आया है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम अगेन जुडिशियरी से रिलेटेड है, आपके सिलेबस का चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी इस सिस्टम में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इस पर रेगुलर जो है आर्टिकल आते रहता है ना। तो इसको जो है बहुत अच्छे से करने का ज़रूरत है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आपको, है ना। आपका सिलेबस में अगेन जुडिशियरी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपको, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के बारे में भी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की प्रोविजंस इन द 2019 अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, डिस्कस द मेजर हर्डल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। आरटीआई अधिनियम 2005 के 2019 संशोधन में प्रमुख प्रावधान क्या है, इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट के बारे में अगेन ये है आपका जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है पॉलिटी में, उसमें ये दिया हुआ है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है, आरटीआई एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और आरटीआई एक्ट पिछला 2 साल से न्यूज़ में है, जब से इसमें अमेंडमेंट आया है 2019 में, तो उस अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। 3 की प्रोविज़न है, तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे जो अमेंडमेंट हुआ है। और जो आरटीआई एक्ट है उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है देश में, ठीक है, ये उसके विषय में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये जो मेजर हर्डल्स है ये उसी के बारे में है, ठीक है, कि आरटीआई एक्ट को और स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, क्यों नहीं वो सक्सेसफुल हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आरटीआई एक्ट के ऊपर भी कंटिन्यूसली आर्टिकल आता रहता है, जैसे देखिए जनवरी 2021 का है ना। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है कंटिन्यूसली एफिकेसी जो है आरटीआई का उसको डाइल्यूट करने का कोशिश किए हैं, ऐसा ये बोल रहा है ना। एक कंसर्टेड अटैक ऑन आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू एग्जामिन अमेंडमेंट्स टू आरटीआई विच एम्पावर्स गवर्नमेंट, है ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन है कि क्या अमेंडमेंट है 2019 का। ओके, एट 15 आरटीआई एक्ट क्रिपल्ड बाय राइजिंग बैकलॉग, यानी बहुत सारा आरटीआई का जो क्वेरी है वो सब बैकलॉग में है, पेंडिंग है, फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 15 साल हुआ था 2020 में आरटीआई एक्ट का, तो उसी के विषय में ये आर्टिकल था एट 15, ठीक है, आरटीआई एक्ट क्रिपल्ड बाय राइजिंग बैकलॉग। ओके, उसके बाद अगेन अमेंडमेंट्स का के ऊपर एक आर्टिकल, ठीक है। और आरटीआई से रिलेटेड इसलिए भी ये करेंटली ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि जो आपका सीआईसी का एक रिपोर्ट आया था फरवरी या मार्च में, वो रिपोर्ट में आरटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारा फैक्ट्स दिया हुआ था, उसी की वजह से कंटिन्यूसली मार्च के महीने में ये आरटीआई एक्ट न्यूज़ में रहता है ना। जैसे उसी में से एक फैक्ट है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ आरटीआई रिजेक्शंस लास्ट ईयर डिड नॉट इन्वोक वैलिड रीजंस, है ना, यानी कोई वैलिड रीज़न बताए बिना आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है किसी पब्लिक अथॉरिटी से तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है बिना कोई वैलिड रीज़न बताए, ऐसा वो रिपोर्ट कहता है, जो कि मार्च के महीने में आया था, फरवरी या मार्च में आया था, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इस बारे में इसीलिए ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, और इसलिए आरटीआई एक्ट को बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, और आपके सिलेबस में भी ये मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। 2019 में अमेंडमेंट हो गया है, ठीक है। अभी 2021 में आपको एक रिपोर्ट आया है आरटीआई आपका सीआईसी का, ठीक है। तो इन सब वजहों से ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज, गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट दिस सिस्टम। सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री से आप क्या समझते हैं, इस व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ओके, अगेन लेटरल एंट्री 2018 में जब से ये संशोधन हुआ और सरकार अपना अप्रोच चेंज किया, ठीक है, हायर लेवल पे पोस्टिंग का, जो कि ट्रेडिशनली जो आईएएस के ऑफिसर्स लगभग 17 साल अपने जॉब में रहने के बाद वहाँ तक पहुँचते थे, अब वहाँ पर जो है प्रोफेशनल्स को, है ना, स्पेशलिस्ट को वहाँ पर लाया जा रहा है लेटरल एंट्री के थ्रू, है ना। तो ये उस विषय में है, ये भी मुद्दा जो है पिछले 2-3 साल से 2018 से जब से हुआ है ये सब नया प्रोविज़न, तब से कंटिन्यू न्यूज़ में बना हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्ट रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि अभी जो है एडवर्टीज़मेंट आया था जस्ट फरवरी में, आई सपोज, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर यूपीएससी एडवर्टाइजेस फॉर लेटरल एंट्री इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगेन इसका एडवर्टीजमेंट आया है, लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी ने निकाला था एडवर्टीजमेंट फरवरी में। तो ये जो है अगेन फिर से मुद्दा जो है थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ गया है ना। लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, रीज़न प्रोसेस एंड कंट्रोवर्सी, है ना। लेटरल एंट्री इनटू सीनियर ब्यूरोक्रेसी, अ फ्लॉड अप्रोच, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसको हिंदी वाले भी लोग प्लीज़ ट्रांसलेट करके पढ़िएगा, है ना, गूगल ट्रांसलेट में। लेटरल एंट्री या चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सब बहुत अच्छा आर्टिकल है लेटरल एंट्री के ऊपर, जो आपका समझ को बेहतर करेगा, है ना। ये सब सिर्फ बुक में 2-4 पैराग्राफ पढ़ करके जो है पूरा डायमेंशंस नहीं मिल पाता है। तो कोशिश कीजिए इंटरनेट पर जाकर अच्छा आर्टिकल पढ़ने का, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आजकल में ही आर्टिकल आया हो, 1-2 साल पहले का भी चलता है ना, गूगल कर लीजिएगा। ओके, और अगेन आपका जो ये लेटरल एंट्री वाला जो ये क्वेश्चन है या टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी एक पूरा टॉपिक ही है आपका, है ना। जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट अप्रोच, है ना। इसी हेडिंग के अंतर्गत पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना, कि स्पेशलिस्ट लोगों को लाना चाह रहा है सरकार आपका ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, और जनरलिस्ट लोगों पर थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है अब। तो ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब जो डायमेंशंस है, ज़रूर मेंशन करने का कोशिश कीजिएगा अपने आंसर में जब आप लेटरल एंट्री का बात करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, ब्रिंग आउट द मेन आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट 1-2 साल पहले बीपीएस ने ही पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन किसी भी टाइम आपको पूछा जा सकता है ना। इसका फेवर में क्या आर्गूमेंट है, अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यही हो सकता है, ठीक है ना। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म में। ओके, तो इस पार्ट को जो है बड़े अच्छे से रेडी कीजिएगा विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, प्रॉपर केस का नाम वगैरह याद करेंगे ढेर सारा, और इसमें यूज़ करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज़म के ऊपर भी देखिए कंटिन्यूसली आर्टिकल आ रहा है, जब से फार्म लॉज जो है उसको स्टे लगा दिया था कोर्ट जनवरी में इस साल। तो जुडिशियल एक्टिविज़म अगेन जो है सो थोड़ा न्यूज़ में रह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली। देखिए जनवरी में ये आर्टिकल आया था अगेन, ये जुडिशियल एक्टिविज़म परमिसिबल टू एन एक्सटेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद जुडिशरी मस्ट अपहोल्ड राइट्स ऑफ सिटीजन्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग सो राइट। तो ये सब जो है आपको नोटिस करते रहना है कि आपके सिलेबस से कौन कौन सा टॉपिक जो है मैच करता हुआ कंटेंट न्यूज़पेपर में या आपका करंट अफेयर्स मैगज़ीन में अपीयर हो रहा है, ठीक है। जब भी करंट अफेयर्स मैगज़ीन आप लोग सभी पढ़ते होंगे, अपना सिलेबस बिल्कुल दिमाग में रखिए या फिर सिलेबस बगल में रख कर पढ़िए। कोई भी टॉपिक मिलता है तो उसको जो है विशेष रूप से तैयार कीजिए जो कि आपका मेंस के सिलेबस से मैच करता है। ओके, और अगेन आपका जो ये जुडिशियल एक्टिविज़म वाला टॉपिक है, देखिए स्पेशली यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज़म, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन था पिछले 4 महीना का, जनवरी से अप्रैल तक का, मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी मुद्दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट रहा है न्यूज़ में। ओके, आपका जब से कोरोना का हुआ है ये सब, तब से डिजास्टर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये सब कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है। तो इन सबको भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन या टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको ये पहले दे दिया है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, तब तक आप भी इसका आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए और आंसर राइटिंग ट्राई कीजिए एटलीस्ट खुद से। ओके देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।